दोस्तों आज हम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे। इसने अपनी गवर्नमेंट में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, किस तरीके की पॉलिटिक्स इसने की, किस तरीके की इकोनॉमी इसने मेंटेन करी, वो सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सड़कें नहीं और बिजली का बड़ा भारी कोई ध्यान नहीं। देखो अगर इसकी गवर्नमेंट की बात करें तो पहले इसे 1996 में इलेक्ट करा गया था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर फॉर 30 डेज, लेकिन फिर इसको 1998 में फिर से रिइलेक्ट करा गया और ये 13 महीनों तक ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर रहे। लेकिन फुल टर्म टेन्योर 5 सालों की इसने 1999 से लेकर के 2004 तक कंप्लीट करी और एक पहले एक नॉन कोऑपरेटिव बने जिसने 5 सालों की फुल टर्म टेन्योर कंप्लीट कराओ। अगर इसके दौर की बात करें तो इसने अपने दौर में जो कंट्री के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, वाटर प्रोजेक्ट्स, इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड साइंस, तो इस पर इसने काफी फोर्स एंड सिट्रस करा है। जैसे कि इसके लिए 2001 में एक योजना, एक अभियान लॉन्च करा जिसे हम नाम देते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान के तहत कंट्री के जितने भी बच्चे 6 से लेकर के 14 साल की उम्र तक थे उन्हें फ्री एंड फेयर एजुकेशन देना कंपल्सरी बन गया था। ये स्कीम काफी सक्सेसफुल भी हुई थी और काफी एनरोलमेंट भी देखने को मिला। और इसके साथ साथ इसने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज भी लाई। इस चेंज के तहत जितने भी कंट्री के बच्चे हैं 6 से लेकर के 14 साल तक उनको अब एजुकेशन फ्री में देना ये बिल्कुल कंपल्सरी अब बन चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साइंस एंड रिसर्च के मामले में भी कंट्री को पीछे नहीं रखा। 2003 में इसने एक पॉलिसी लाई, साइंस एंड रिसर्च पॉलिसी ऑफ 2003। इस पॉलिसी के तहत साइंटिस्ट्स को बहुत एनकरेज करा गया और ये आजादी से लेकर के तब तक थर्ड पॉलिसी साइंस एंड रिसर्च पर थी। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था टू एंश्योर दैट द मैसेज ऑफ साइंस शुड रीच टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके तहत इसने 2003 में टोटल कंट्री की 1.1% जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करी और इसने ये भी प्रॉमिस करा कि 2007 तक ये नंबर 2% तक इंक्रीज होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए और तब से लेकर के आज तक जो कंट्री की जीडीपी इन्वेस्ट की जाती है साइंस रिसर्च पर ये काफी डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि मेरे सामने अभी चैट देख रहे हो कि आपके यूनाइटेड स्टेट्स कितने बिलियन डॉलर्स अपनी रिसर्च डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया यहाँ बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। तो होटल सरकार बनाए कि न बनाए, घाटे में रहेगा क्या फायदे में रहेगा। मैं खड़ा हो गया, मैं नया मेंबर था, मैंने कहा सरकार का काम होटल बनाना नहीं है, हॉस्पिटल बनाना है। कंधारू जी बिगड़ गए, ये नए मेंबर आए हैं, ये बातें समझते तो है नहीं। हम होटल भी बनाएंगे और होटल के मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे। होटल अभी तक घाटे में चल रहा है। दोस्तों वाजपेयी जी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में रही थी वो थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। ये उस समय की लार्जेस्ट हाईवे नेटवर्क थी जिस पर गवर्नमेंट ने टोटल 50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे थे। अगर इसकी पीरियड की बात करें पर्टिकुलरली 1999 से लेकर के 2004 तक, इस पीरियड में कहीं ना कहीं जो रोड हाईवेज बनाई गई थी उनकी जो टोटल लेंथ थी वो कहीं ना कहीं 65,000 किलोमीटर आती थी। और इसके बाद जो मनमोहन सिंह आए थे, वाजपेयी जी के बाद जो मनमोहन सिंह आए थे 10 सालों तक उसने हुकूमत संभाली, उसने अपने दौर में जो हाईवेज की डेवलपमेंट करी उसकी टोटल लेंथ कहीं ना कहीं 79,000 किलोमीटर आती थी जो कि काफी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम मनमोहन सिंह ने 10 सालों में किया वही काम आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5 सालों में करके दिखाया। इसके साथ साथ आपके वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क योजना पॉलिसी लॉन्च करी, मतलब हर एक गांव में सड़क जानी चाहिए। इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रोज भी इसने स्टार्ट करी जो कि इसकी बड़ी अचीवमेंट भी रही है, जो कि आज दिल्ली में आप देख रहे हो जो इसी के दौर में अप्रूव करा गया था। इसके साथ साथ इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करी लेकिन फिर भी इसने एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करके रखा 6 to 8%। इसके दौर में इसने 9/11 अटैक फेस करा, इसके दौर में इस ऑयल क्राइसिस आया, गुजरात में साइक्लोन हुआ जिससे काफी इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला। इसके साथ साथ ऑयल क्राइसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी इसने कंट्री की इकोनॉमी में कोई भी डाउनफॉल
नहीं देखा, मतलब कंट्री ने किसी भी तरह का इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं देखा, फिर भी इसने इकोनॉमी को बिल्कुल स्टेडी एंड प्रॉपरली मेंटेन करके रखा। दोस्तों वाजपेयी जी यकीन किया करते थे कि हमेशा उन्हें अपने नाइबरिंग कंट्रीज के साथ पीस मेंटेन करके रखना चाहिए। उसने कभी भी पाकिस्तानियों को गालियां नहीं निकाली, सोवियत के इंडिया में उन्हें वोट मिले, ये इसकी सियासत में बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके दौर में यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया में काफी टाइज देखने देगा। बिल क्लिंटन काफी अरसे बाद इंडिया में आए थे। इवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मानी जाती है वो है पाकिस्तान और इंडिया का पीस। इसने एक बस सर्विस स्टार्ट करी थी दिल्ली टू लाहौर, जहां बस में वो खुद भी गए थे और लाहौर में स्पीच दिया था, जहां फिर पाकिस्तान की मीडिया ने उसे काफी शो भी करा। लेकिन उसी समय फिर करगिल वॉर छिड़ गया और करगिल वॉर छिड़ने के बाद जो पीस था वो कहीं ना कहीं फिर से खराब हुआ। लेकिन वॉर एंड होने के बाद ही आपके जो वाजपेयी जी है उसने परवेज मुशर्रफ को इंडिया में बुलाया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अपने बुक में लिखते हैं कि दोनों मुल्क इतने मतलब क्लोज पहुंचे थे अपनी एमिनिटीज को खत्म करने के लिए, लेकिन फाइनली जो सोल्यूशन था वो अनफॉर्चुनेटली मैटेरियलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तों ये कुछ अचीवमेंट्स रहे थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट परफॉर्मिंग अचीवमेंट्स रहे। सो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीएम। देखो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन हमेशा हमें आंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, हमें बैलेंस बना के ही रखना चाहिए। सो आपके क्या नजरिया है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप अपना कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति क्या